आपको चार्ल्स लॉ का टॉपिक लेकर आए हैं। गैस लॉ में ये दूसरा लॉ है। पहले आपको बॉयल्स लॉ जो कि पिछले लेक्चर में समझा दिया, आज हम आपको चार्ल्स लॉ लेकर आए हैं। चार्ल्स लॉ आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशन बताता है एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन बताता है, और प्रेशर कांस्टेंट रखने को आइसोबारिक या आइसोबेरिक प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस, ठीक। तो इसकी स्टेटमेंट यूं है, जैकिस चार्ल्स ने अपने लॉ के स्टेटमेंट यूं बयान की कि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस जैकिस चार्ल्स ने 1787 में अपने लॉ की स्टेटमेंट यूं बयान की कि द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस, कहीं द गिवन मास ऑफ अ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस या द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए तो वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है, टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम कम होता है। एक क्वांटिटी के बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी बढ़ जाए तो उसको कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे एक लेक्चर बनेगा, नेक्स्ट लेक्चर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है फिर आपको पता चलेगा। यहां पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से वॉल्यूम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली रिलेशन होता है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन है, मैथमेटिकली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, उसको हटा के कांस्टेंट लगा लेते हैं। कि कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ करने के लिए टी यहां लाके डिवाइड कराएंगे, तो के इज इक्वल टू वी अपॉन टी। ये इसकी डेरिवेशन है। अब अगर इसको एक्सपेरिमेंटली देखें तो फॉर एग्जांपल यहां पर एक कंटेनर है जिसमें गैस है और गैस का वॉल्यूम इतना है, और ये एक सिस्टम है, एक कंटेनर है जिसमें गैस का वॉल्यूम इतना है, ठीक। तो इस वक्त इसका टेम्परेचर T1 होगा और वॉल्यूम V1 होगा। जब इसको हीट करके टेम्परेचर बढ़ाया, इसको हीट किया तो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद टेम्परेचर T1 से T2 किया तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ गया, V1 से V2 हो गया, ठीक। तो यहां पर वॉल्यूम बढ़ने का मकसद, इसमें मजीद गैस मॉलिक्यूल्स इसमें इंटर नहीं किया, बल्कि यही मॉलिक्यूल्स हैं जो T1 T2 T1 V1 यानी कि इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया,
तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मजीद गैस उसमें इंटर हुआ, बल्कि इसका मतलब ये है कि जो T1V1 इनिशियल स्टेट में जितने मॉलिक्यूल्स है उतने ही मॉलिक्यूल्स ये फाइनल स्टेट में है, लेकिन यहां पर वॉल्यूम इसलिए बढ़ गया कि टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिसकी वजह से गैस मॉलिक्यूल की मूवमेंट बढ़ गई। मूवमेंट बढ़ने की वजह से ये हर तरह से फिक्स्ड है, वॉल्यूम हर तरह से फिक्स्ड है। तो यहां पर पिस्टन मूवेबल पिस्टन है, तो गैस का प्रेशर पिस्टन पे पड़ गया, तो पिस्टन थोड़ा सा ऊपर उठाया, गैस मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाया। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस मॉलिक्यूल्स के काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, जिस वजह से गैस की मूवमेंट बढ़ गई। तो गैस के मूवमेंट बढ़ने की वजह से गैस मॉलिक्यूल पिस्टन पे लग गया, गैस मॉलिक्यूल्स ने पिस्टन पे प्रेशर डाल दिया और पिस्टन को थोड़ा सा उठाया, तो वॉल्यूम बढ़ गया। ठीक, तो यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में सेम है, तो हम ये यहां पर ये लिखेंगे इनिशियल स्टेट V1 डिवाइड बाई T1 K के बराबर, K कांस्टेंट और P कांस्टेंट। P सिस्टम का कांस्टेंट, आप जितनी बार इस प्रैक्टिकल को दोहराओगे प्रेशर वही रहना चाहिए, और K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा के K लगाया, वो कांस्टेंट। और यहां पर ये जो कांस्टेंट है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को डिनोट करता है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दोनों में सेम होने की वजह से टेम्परेचर T2 से बढ़ा के T1 से बढ़ा के T2 किया, तो वॉल्यूम V1 से V2 हो गया। तो V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू K। ठीक, K2 इसलिए K1 K2 इसलिए नहीं किया कि दोनों में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। ठीक, अब यहां पर इसको इक्वेशन A कहें, इसको B कहें, और दोनों का राइट साइड बराबर है, तो लेफ्ट साइड बराबर, इसलिए हम V1 T1 को अपनी जगह पे रखते हैं, K की जगह पे V2 और T2 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा V2 डिवाइड बाई T2 इज इक्वल टू, तो ये हो जाता है V1 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई T2। ठीक, ये दूसरी इक्वेशन आ गई। तो न्यूमेरिकल इस इक्वेशन से भी आ सकता है और इस इक्वेशन से भी आ सकता है। ठीक, तो ये उसकी डेरिवेशन हो गई। आपको पूरे नंबर लेने के लिए यहां तक लेके आना पड़ेगा, यहां पर स्टॉप करने की सूरत में नंबर कट सकता है। ठीक, ये इनिशियल स्टेट और ये फाइनल स्टेट दोनों को कंपेयर किया तो ये इक्वेशन आपको हासिल हो गई। ठीक, नेक्स्ट आता है इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। चार्ल्स लॉ के ग्राफ बनाते हैं। यह हमें पता है कि एक दूसरे का वॉल्यूम अगेंस्ट टेम्परेचर का ग्राफ बनाते हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ये ग्राफ जिसके एक्स एक्सिस पे हम टेम्परेचर रखते हैं और वाई एक्सिस पे वॉल्यूम रखते हैं। जो हमारे कंट्रोल में हो या जो इंडिपेंडेंट हो वो एक्स एक्सिस पे,
जो डिपेंडेंट हो, तो यहाँ पर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, वॉल्यूम टेम्परेचर का डिपेंडेंट है। जो इंडिपेंडेंट है वो ग्राफ के एक्स एक्सिस पे रखते हैं और जो डिपेंडेंट है वो वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो इसका ग्राफ ये बनेगा स्ट्रेट। तो के की वैल्यू यहाँ पर कुछ इस तरह से आ जाएगी। ठीक, अब हम मुख्तलिफ प्रेशर पे प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ा के या कम करके अगर इसका ग्राफ बनाते हैं, अगर इसको P1, इसको P2, इसको P3 कर लेते हैं, तो यहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर किसका होगा? जिसकी वजह से वॉल्यूम जितना कम होगा उसका प्रेशर उतना ज्यादा होगा, क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता है। तो यहां पर ग्राफ को कहीं से भी देख लें, यहां से देख लें, इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, तो P1 का वॉल्यूम सबसे ज्यादा, इसलिए P1 का प्रेशर, P1 सबसे कम, P2 का वॉल्यूम थोड़ा सा कम, इसलिए P1 से P2 ज्यादा, P3 का वॉल्यूम और कम होगी तो P3 का प्रेशर सबसे ज्यादा। तो P3 सबसे ज्यादा, P2 उससे कम और P1 सबसे कम। ठीक, यहां पर एक एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट में प्रेशर थोड़ा सा कम, दूसरे एक्सपेरिमेंट में प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा, तीसरे में और ज्यादा। ठीक, तो यहां पर इसको कहते हैं आइसोबार या आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक, तो ये चार्ल्स लॉ पूरी डिटेल के साथ आपको बता दी ग्राफ के साथ। नेक्स्ट हमारा लेक्चर चलेगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर या एब्सोल्यूट जीरो। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।